दिव्या इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है बेस्ड ऑन बोथ। रूल नंबर किस पे है? बोथ पे बेस्ड है। ठीक है, बोथ में हम 3 केस पढ़ते हैं। बोथ में हम बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज स्टार्ट नहीं किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टाइम क्लियरली। सपोज डेट ये बोथ है। ठीक है, बोथ में हम 3 केस पढ़ते हैं। एक तो एज वेल एज वाला पढ़ते हैं, ठीक है, एक नॉट वाला पढ़ते हैं, ठीक है, एंड वाला पढ़ते हैं। बोथ के साथ एज वेल एज यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बोथ के साथ एंड यूज किया जाता है। ठीक है, अब बोथ के साथ कभी भी कोई भी सेंटेंस में नॉट यूज नहीं किया जाता है। चलिए एग्जांपल से हम देख लेते हैं एक बार। और पजेसिव केस जो आएगा वो बोथ के केस में, जैसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑल हो चाहे बोथ हो, ऑल हो चाहे बोथ हो, दोनों के केस में जो पजेसिव केस आता है, पजेसिव केस आता है, वो हमेशा इन दोनों के बाद आता है। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, या फिर बोथ माई फ्रेंड, बोथ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पजेसिव केस जो है वो बोथ और ऑल दोनों के बाद में आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। बता दिए एग्जाम्पल, 3 केस पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग रूल नंबर 2 पे मूव करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 जो है वो नाउन के यूनिट पे बेस्ड है। यूनिट, यूनिट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है। यूनिट जो है हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, और यूनिट जो है वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टाइम, वन बाय वन। नंबर यूनिट नाउन, जैसे सपोज डेट कोई नंबर होगा, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 10 इंचेस, 10 इंच, ठीक है, या फिर नंबर यूनिट एडजेक्टिव। ठीक है, रूल क्या कहता है? यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर इन बोथ केसेस। जैसे नंबर यूनिट आपका नाउन था, नंबर यूनिट और नाउन, या फिर नंबर यूनिट ऑब्जेक्ट सॉरी एडजेक्टिव, दोनों के केस में यूनिट जो होता है ना हमारा वो सिंगुलर होता है। यूनिट क्या होता है? सिंगुलर होता है। यूनिट क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, बोला जा रहा है यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर इन बोथ केसेस ऑफ नंबर। ठीक है, यूनिट नंबर यूनिट नाउन एंड द नंबर यूनिट एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 10, 10 यहाँ पे क्या है? नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इंच क्या कर रहा है? इंच यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्नेक क्या कर रहा है? स्नेक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट आपका क्या है? यूनिट जो है आपका सिंगुलर है। ठीक है, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो आपका, अगर नंबर यूनिट और नाउन के फॉर्म में है तो वहां पे जो है वो आपका यूनिट हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, 10 ईयर, यहाँ पे 10 क्या शो कर रहा है? यूनिट को शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है। ईयर किसको शो कर रहा है? यूनिट को शो कर रहा है। और ओल्ड किसको शो कर रहा है? ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी यूनिट आपका क्या है? सिंगुलर ही है, ईयर है, ईयर्स नहीं है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ होगा आपका, सपोज डेट कहीं पे आपका लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे आपका लिखा हुआ रहेगा 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे? नहीं, यहाँ पे तो नंबर है, यहाँ पे क्या है? नंबर है, ये यूनिट है और ये एडजेक्टिव है। ओके, तो ये नंबर यूनिट एडजेक्टिव और हम पढ़े हैं, दिव्या मैम को पढ़ाई है कि यूनिट हमेशा क्या होता है? यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ईयर के जगह पे, ईयर्स के जगह पे हम क्या कर देंगे? ईयर कर देंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। सफिशिएंट यूनिट, सफिशिएंट यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म। सफिशिएंट यूनिट जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, सफिशिएंट कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका बात हो जा रहा है। ठीक है, जैसे 10 रुपीज आपको पता चल जा रहा है 10 रुपया, लेकिन यहाँ पे 10 डजन लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि डजन जो है वो खुद ही 12 को शो करता है, और यहाँ पे 10 डजन लिखा हुआ है, तो ये क्या है? इनसफिशिएंट यूनिट है। ये क्या है? इनसफिशिएंट यूनिट है। और डजन को हम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डजन को आप कभी भी, डजन को आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। डजन का आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, बट हम तो पढ़े हैं कि सफिशिएंट यूनिट का जो है वो प्लूरल बनाया जाता है, इसीलिए डजन जो है वो सफिशिएंट यूनिट नहीं है।
जस्ट बिकॉज इसका प्लूरल जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डजन जो है वो खुद ही एक नंबर को शो करता है जिसको कि आप 12 बोल देते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है इनडेफिनिट यूनिट्स। इनडेफिनिट नाम में ही छुपा हुआ है काम। ठीक है, इनडेफिनिट जो कि डेफिनिट नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा कितने नंबर का बात हो जा रहा है। ठीक है, जैसे बोला जा रहा है इफ इनडेफिनिट यूनिट इज रिटन विथ ऑफ देन द यूनिट इज इन द प्लूरल फॉर्म। अगर इनडेफिनिट यूनिट जो है ऑफ के साथ लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है? ऑफ के साथ लगा हुआ है, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा इनडेफिनिट यूनिट। एंड ऑलवेज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हमेशा उसको हम किस में चेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आपका ये है हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सब क्या है? इनडेफिनिट यूनिट्स है। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ लगा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, एक तो प्लूरल में लिखा हुआ है और उसके बाद जो आपका नाउन आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्लूरल आ जा रहा है। ठीक है, और अटेंड द क्लास। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट, रैंडम यूनिट। अब रैंडम यूनिट जैसे आपको पता है रैंडम कोई भी रैंडम यूनिट हो गया। ठीक है, तो ग्लास फुल रैंडम यूनिट का आप ऐसे समझ सकते हैं कि रैंडम यूनिट का रूल क्या होता है। रैंडम यूनिट का रूल कहता है ना कि कभी भी रैंडम यूनिट हमको दिखेगा ना तो हम लास्ट में एस या ई एस लगाएंगे। उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लास फुल है तो कोई अगर सोचेगा कि इसका हमको बनाना है तो क्या कर देगा? ग्लास, वो क्या कर देगा? ग्लासेस फुल भी कर सकता है। लेकिन नहीं, हम क्या पढ़े हैं? हम क्या पढ़े हैं? रैंडम यूनिट। रैंडम यूनिट में हम लास्ट में एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे स्पून फुल है आपका तो स्पून फुल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई यूज टू, यहाँ पे टू का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हैंड्सफुल्स आ गया। ठीक है, क्योंकि हम इसका प्लूरल बनाएंगे। ओके, ऑफ पास्ता पर पर्सन। ठीक है, मतलब पर पर्सन के लिए हम कितना पास्ता यूज किए? 2 हैंडफुल्स यूज किए थे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द रूल नंबर 3, यूज ऑफ सिंस और फोर। यूज ऑफ सिंस और फोर को एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि यूज ऑफ सिंस और फोर क्या कहता है। ठीक है, यूज ऑफ सिंस एंड फोर में कहा जाता है, जैसे आप एक बार समझ लीजिए, सिंस है आपका, ये आपका फोर है। ठीक है, सिंस और फोर कभी भी कोई सेंटेंस में आएगा तो वो सेंटेंस जो है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वहाँ टाइम शो हो रहा है तो। ठीक है, और कंडीशन है टाइम शो होना चाहिए। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ये तो आपका पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, बट उसके बाद, सिंस के बाद ना कि पहले, सिंस के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं एक करके। सिंस इज यूज इन द केस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस, अब पहली बात कि हाँ ऐसे आप समझ सकते हैं कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब किसी फिक्स चीज़ों को दिखाएगा। ठीक है, और फोर जो है वो ड्यूरेशन को दिखाता है। क्या दिखाता है? ड्यूरेशन को दिखाता है, मतलब अंतराल, इतने से लेके इतने के बीच में। तो क्या है? ड्यूरेशन है, 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच। ठीक है, ये ड्यूरेशन है। ठीक है, फोर इज यूज इन द केस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कि आप ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड यू ऑल्सो से ड्यूरेशन। ठीक है, बोल जा रहा है सिंस, जैसे ये 2011, जैसे ही आपको कोई बोल दिया 2011 आप समझ जाएंगे अच्छा 2011 एक फिक्स डेट है। ठीक है, जनवरी फिक्स्ड है। चाइल्डहुड, ठीक है, फिक्स्ड हो गया। जैसे कोई भी बोलता है कि हम अपने चाइल्डहुड में ये काम किया करते थे, तो वो आपको एक चीज़ दे रहा है, रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि वो अपने चाइल्डहुड पीरियड का बात कर रहा है। ठीक है, शिफ्टेड टू दिल्ली, अगर कोई बात कर रहा है कि हाँ हम जब दिल्ली शिफ्ट किए थे तब की ये बात है, इसका मतलब वो अभी का बात नहीं कर रहा है, या फिर जो अभी ड्यूरेशन का बात हो रहा है उतना बात नहीं कर रहा है, बस बोल रहा है शिफ्टेड टू दिल्ली, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया कि जब वो दिल्ली में शिफ्ट किया था। फोर का मतलब 10 ईयर्स, 10 ईयर्स मतलब एक ड्यूरेशन को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 साल। ठीक है, 6 मंथ भी एक ड्यूरेशन है। ठीक है, 6 आवर्स भी एक ड्यूरेशन है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सी एन एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन हेयर। यहाँ पे आपको पहले तो आपको कोई बच्चा दिमाग में लगा कि यहाँ पे हम सिंस लगाएं या फिर 4 लगाएं, दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो सिंस 6 मंथ लिखा हुआ है, इसको किसको शो कर रहा है? ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है।
जैसे ही हम देखें कि अच्छा ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, वहाँ पे पढ़े हैं, देवा मैम को पढ़ाई है कि ड्यूरेशन को शो कर रहा है तो वहाँ पे 4 लगाएंगे। अगर फिक्स्ड टाइम को शो करता तो हम सिंस लगाते हैं, ठीक है, बट यहाँ ड्यूरेशन को शो कर रहा है 4 लगाए। आई हैव ओनली नोन हर, अब यहाँ पे लास्ट वीक क्या किया, एक फिक्स टाइम दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया लास्ट वीक, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक जो है वो ड्यूरेशन को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इफ सिंस एंड फॉर सो टाइम एंड इफ सिंस एंड फॉर सो टाइम इन द सेंटेंस, अगर टाइम को शो कर रहा होगा, ठीक है, देन वी यूज अ परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। Any tense is used before with since, but when since is used in the sentence, then after we use simple past। पहले बता चुके हैं कि अगर since लिखा हुआ है तो पहले कोई भी सेंटेंस हो, लेकिन बाद में जो है वो सिंपल पास्ट ही यूज होगा since के बाद, ठीक है। जैसे she has been living, यहाँ पे क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी सिंपल पास्ट, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन सिंस के बाद क्या आया है, मूव्ड आया है, मतलब पास्ट फॉर्म आया है आपका, सिंपल पास्ट, ठीक है। सी हैज बीन हेयर सिंस माई फादर मूव्ड टू दिल्ली। बिफोर सिंस वी यूज परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट आफ्टर सिंस वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। उसी को एक बार फिर से बता दिया गया, बट यहाँ पे फिर से रूल छुपा हुआ है। सी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस माई मूव टू दिल्ली, कहने का मतलब ये काम जो पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था। आप इसका एक रूल इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है, देख लीजिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर क्या 4 कहता है कि जब भी दो एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ, जब भी दो एक्शन जो है वो आपका पास्ट में हुआ हो, तो पहला वाला एक्शन को हम किस में लिखते हैं, फर्स्ट एक्शन को हम, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब भी दो एक्शन, टू एक्शंस हैपेंस इन द पास्ट, अगर दो एक्शन हैपन होता है पास्ट में, तो पहले वाले को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और सेकंड वाले को हम किस में लिखते हैं, जो दूसरे में हुआ है, सेकंड टाइम में हुआ है, बाद में हुआ है, उसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मेट हिम, मतलब हम लोग पहले मिले उससे जाके, तब वो अपना होमवर्क कंप्लीट किया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम लोग मिले हैं तब वो अपना होमवर्क कंप्लीट किया। ही फिनिश द वर्क, पहले वो अपना काम पूरा नहीं किया है, पहले हम उससे मिले हैं। वी हैड मेट हिम, ही फिनिश द वर्क आफ्टर, मतलब बाद में, वी हैड मेट हिम, पहले हम लोग मिले हैं उससे, ठीक है। रूल नंबर 5 कहता है केस यूजेस ऑफ द। इन द केस ऑफ प्राइमरी पर्पस वी डू नॉट यूज द यूज यूज इन द सेकेंडरी पर्पस। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे सपोज दैट ये टेम्पल है, टेम्पल का एग्जांपल ले लिए, कोई मंदिर क्यों जाता है, वर्शिप करने जाता है, ओके, वर्शिप गॉड को वर्शिप करने जाता है। बट कोई दोस्त जो है वो गॉड को मतलब वर्शिप करने नहीं जा रहा है, फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, फ्रेंड से क्या कर रहा है, मिलने के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है सपोज डेट, ठीक है। तो ये वर्शिप क्या हो गया, सारे लोग वर्शिप करने जाते हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी पर्पस हो गया। प्राइमरी पर्पस कहने का मतलब क्या हो जाता है कि हर लोग वो काम को कर रहे हैं, ठीक है। टेम्पल जैसे ही किसी के सुनेंगे आप, जैसे ही व्हेन यू हियर अबाउट द टेम्पल, देन आपके दिमाग में अच्छा यही आएगा कि अच्छा पूजा करने जाना है। बट सेकेंडरी थिंग क्या है, जैसे आपको कोई बोला नहीं यार हम दोस्त से मिलने जा रहे हैं, हम लोग पूजा करने नहीं जा रहे हैं मंदिर, ठीक है, तो ये क्या आपका शो कर रहा है, ये सेकेंडरी पर्पस शो कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी वंस टाइम, जैसे बोला कि आई वेंट टू द टेम्पल, ठीक है, आई वेंट टू द टेम्पल, यहाँ पे किसी चीज़ को शो नहीं किया कि क्यों किया, तो प्राइमरी पर्पस आप समझ सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी पर्पस है, ठीक। बट आई वेंट टू द टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल के आगे हम द क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी पर्पस हो रहा है, ठीक है। बट बोला गया आई वेंट टू द टेम्पल, समझना यहाँ पे द क्यों लगा है, ठीक है। टू मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त से मिलने गए। प्राइमरी पर्पस क्या होता है
किसी का भी मंदिर जाने का, टेम्पल में वर्शिप करने, बट ये अपने दोस्त से मिलने गया है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी पर्पज को शो कर रहा है, इसलिए हम टेम्पल के आगे द लगा देंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि एडवाइस नाउन को शो करता है और एडवाइस वर्ब को शो करता है, ठीक है। सी लगा हुआ है तो वो नाउन हो जाएगा, एस लगा हुआ है तो वर्ब हो जाएगा, वैसे ही सी लगा हुआ है तो नाउन हो जाएगा, एस लगा हुआ है तो वर्ब हो जाएगा। एक एक करके पहले समझ लेते हैं, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, यहाँ पे भी छुपा हुआ है तो वर्ब हो जाएगा। और बिलीफ, ठीक है, विश्वास, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे बोला जा रहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे, नाउन है। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आप इसको वर्ब समझ लेते हैं तो वर्ब के बाद क्या मीन भरवाएगा, वर्ब के बाद क्या मीन भरवा सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मीन भरवाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मीन भरवाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको कंसीडर करके चलेगा कि अच्छा ये वर्ब है तो क्या वर्ब के बाद आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, इसीलिए एस वाला लिखा गया है, ठीक है। अंडरस्टैंड। आई एडवाइस यू टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यहाँ पे क्या है, आई एडवाइस यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिस ये आ जाएगा, एस वाला आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। अलॉट, सिंस प्रैक्टिस यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सी वाला नाउन चाहिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। जैसे आपका ये प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको वर्ब चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको वर्ब चाहिए, नहीं चाहिए, इसके पहले आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। और नाउन जो है वही सब, नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट आपका बन सकता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई बिलीव यू, ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। आई हैव अ बिलीव, हम लोग क्या लगाए हैं, आर्टिकल लगाए हैं, आर्टिकल लगाए हैं, और आर्टिकल कभी भी किसके लिए लगता है, नाउन के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। तो आई हैव अ बिलीव, तो बिलीव क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला बिलीव क्या हो गया, ये वर्ब है, क्यों, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद यूज किए हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 कहता है ना कि रूल नंबर 7 कहता है कि हम लोग इस वर्ड के बाद एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे वर्ड देख लीजिए, सेपरेशन है, एक्सक्यूज है, मेंशन है, फेवर है, पार्डन है, लीव है। जैसे हम लोग बोल देते हैं योर सेपरेशन, योर सेपरेशन बोल देते हैं, ठीक है, बट योर सेपरेशन नहीं होता है, योर सेपरेशन नहीं होता है, सेपरेशन फ्रॉम यू होता है, ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम यू होता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार अच्छे से एग्जाम्पल से। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव इज नॉट यूज बिफोर दिस वर्ड, जैसे आपने बोला योर सेपरेशन, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दिया इस वर्ड के साथ। लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं कि सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइट के पहले जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा होता है, तो माई होता है, यू होता है, हिज होता है, हर होता है, देयर होता है, आवर होता है, इट्स होता है। ऑल दीज वर्ड्स आर पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है मेंशन ऑफ यू, ठीक है, योर मेंशन नहीं बोल सकते हैं हम लोग, योर मेंशन नहीं बोल सकते हैं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मेंशन वर्ड के पहले जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम यू, योर सेपरेशन नहीं बोल सकते हैं। आई वॉन्ट अ फेवर, योर फेवर नहीं बोल सकते हैं हम लोग, योर फेवर नहीं बोल सकते हैं। आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस वो वर्ड को दिमाग में रख लेना है। अब हम लोग रूल पढ़ेंगे इनफ। इनफ जो है वो एक बार बिहेव एज अ लाइक एडजेक्टिव, जब हम लोग इसको नाउन के पहले यूज करते हैं। आपको इतना दिमाग में लेके आना है कि इनफ जो है, आपको बस दिमाग में दो चीजें लाना है कि ये इनफ वर्ड है, ओके। और इनफ जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, और इनफ जो है वो एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, ओके। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने के लिए आता है, नाउन के लिए आता है, और भी नाउन से पहले ही आएगा, दिमाग में बस ये रखना है, ठीक है।
और एडवर्ब, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करने के लिए आता है? एडजेक्टिव के लिए आता है, तो ये एडवर्ब के बाद आएगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि एडवर्ब जो है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बट एडवर्ब जो है वो खुद भी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग एक बार अच्छे से वन बाय वन। क्या बोल रहा है? व्हेन इनफ इज बिहेव एज लाइक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने के लिए आता है? दिव्या मैम बताई है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, ठीक है। इट यूजेस बिफोर नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया तो बिफोर पहले ही आएगा, ठीक है। बट व्हेन इनफ इज बिहेव एज लाइक एडवर्ब, जब इनफ एडवर्ब की तरह बिहेव करता है तो इट यूजेस आफ्टर एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव के बाद यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बोला गया है देयर इज अ इनफ वाटर, वाटर यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? वाटर जो है बोला गया है देयर इज अ इनफ वाटर, तो इनफ क्या है? इनफ जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, और आपका ये इनफ सॉरी वाटर जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ये इनफ क्या है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। ही इज स्मार्ट इनफ, स्मार्ट क्या है यहाँ पे? स्मार्ट एडजेक्टिव को शो कर रहा है, और यहाँ पे इनफ क्या है? एडवर्ब को शो कर रहा है, ठीक है। ही इज स्मार्ट इनफ, सॉरी सी इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल इट, ठीक है, सी इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल इट। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है? बट और येट वाला केस पढ़ लेते हैं। बट इज नॉट यूज विथ ऑल्दो, ऑल्दो के साथ हम बट यूज नहीं करते हैं, बट येट के साथ हम ऑल्दो भी यूज करते हैं और कॉमा भी यूज करते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए हम इसका मैराथन बना दिए। ऑल्दो ही इज स्मार्ट, वो हालांकि स्मार्ट है, बट ही फेल्स एवरी टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि बट का यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो ही इज स्मार्ट येट ही फेल्स एवरी टाइम, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस आपका गलत है। ऑल्दो ही इज स्मार्ट, कॉमा लग सकता है, ही फेल्स एवरी टाइम, ठीक है। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कहता है हमारा कि द यूज ऑफ प्रीपोजिशन टू, जैसे कि जैसे ही आपको सेंटेंस में कोई भी, आप इतना सेंटेंस देखिए, आपको एक प्रीफर वर्ड दिख गया, प्रीफर के साथ देन लगा दिए, प्रीफर देन, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़े हैं कि प्रीफर के साथ देन नहीं लगता है, प्रीफर के साथ क्या लगता है? टू लगता है, ठीक है। प्रीफर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, इंजूरियस हो गया, मैरिड हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, एंसिलरी हो गया, एडिक्टेड हो गया, सीनियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, नोन हो गया, अल्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, नो हो गया, फिर से मैरिड लिखा गया, सॉरी फॉर डैट, ओके। ये सारे वर्ड के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू करते हैं। जैसे जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं, लिखा हुआ है आई नो राम, हम राम को जानते हैं, लेकिन इसका पैसिव क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई प्रीपोजिशन की नीड नहीं है, ठीक है, बट ये एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। राम इज नोन, यहाँ पे तो आपको एक प्रीपोजिशन चाहिए ना, तो राम इज नोन क्योंकि आप पैसिव बना रही है, आपका पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई तो नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? हम अभी पढ़े हैं कि टू लगता है प्रीपोजिशन नून के बाद, ठीक है। तो राम इज नोन टू मी, ठीक है। जैसे राम इज मैरिड सीता, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन बट द पैसिव ऑफ आई, सॉरी, बट द पैसिव सीता इज मैरिड टू राम, आई नहीं हो जाएगा, सीता इज मैरिड टू राम, यहाँ पे मैरिड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आएगा? टू ही आएगा, ठीक है। टू मच अल्कोहल इज इंजीरियस, अभी हम पढ़े हैं इंफेरियर, इंजीरियस, ये सब के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है? कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कोई कोई वर्ड है, जैसे वर्ड है आपका सर्टेन वर्ड लाइक मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, सर्टेन वर्ड लाइक मैथमेटिक्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है, कुछ कुछ वर्ड जो है वो दिमाग में बस लेके आना है कि न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है, इनिक्स गेम वगैरह में यूज़ किया जाता है, पॉलिटिक्स भी सब, पॉलिटिक्स भी एक तरीके का क्या है? गेम है, समन्स है, ठीक है, कोर्ट वगैरह में होता है, क्लासिक्स है, एरोबिक्स है, बिलियार्ड्स है, ठीक है, रिकेट्स है, सब्जेक्ट का नाम है, या फिर आपका डिजीज का नाम है, ठीक है, डिजीज का नाम है, मिसल्स भी डिजीज है, डायबिटीज डिजीज है, मम्स डिजीज है, ठीक है। या तो सब्जेक्ट का नाम हो या फिर या तो हाँ, या तो सब्जेक्ट का नाम हो या तो डिजीजेस का नाम हो, या तो डिजीजेस का नाम हो, ठीक है। दिस वर्ड आर ऑलवेज कंसिडर सिंगुलर, इसको हम हमेशा सिंगुलर ही समझ के चलते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है,
मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जा रहा है, एक मिनट, अगर यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे तो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया ही जा रहा है, बट एक आप सेंटेंस आगे जाके पढ़ेंगे कि हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, हिज मैथमेटिक्स, ठीक है, तो उस सेंस में प्लूरल हो सकता है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथमेटिक्स किस तरह बिहेव हो रहा है, सिंगुलर की तरह बिहेव हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गया। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स अभी हम क्या पढ़े हैं, पॉलिटिक्स हो, न्यूज हो, सब क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है, सिंगुलर वर्ब लगाए हैं हम, ठीक है। दिस न्यूज, न्यूज भी अभी हम क्या पढ़े हैं, सिंगुलर पढ़े हैं, इसीलिए हम इसके साथ वर्ब भी क्या लगा दिए हैं भाई, सिंगुलर वर्ब लगा दिए हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल इंडिया रेडियो ऑन, मतलब दिस न्यूज हैड ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे। ओके, अब रूल नंबर 12 कहता है इधर और नीदर नोर। इधर और नीदर नोर को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इधर और या नीदर नोर, पहली बात तो ये पैरालिज्म को शो करता है, पैरालिज्म को शो करता है, ठीक है, डबल एल, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, पैरालिज्म को शो करता है, ठीक है। और ये जो है वो अपने एंटीडिसेंट के एंटीसीडेंट होते हैं, उसको एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही क्या लेता है, वर्ब लेता है, ठीक है। ये दो बातें आपको दिमाग में रखना है। चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छे से। बोला जा रहा है इधर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोल देते हैं, ठीक है। इधर द बियर्स, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, समझते चलना है जो हम बताना चाह रहे हैं। और द लायन, और द लायन, ये क्या है, सिंगुलर है। अब बच्चा बोलेगा मैम हमको यहाँ पे हैज लगाना है, हैव लगाना है, तो जहाँ पे लगाना है उसको, फिल द ब्लैंक्स को जहाँ पे लगाना है वहाँ पे अपने दिमाग को लेके जाना है और उसके पहले देखना है, उसके पहले देखना है, ठीक है, ना कि इधर और नीदर नॉर। जहाँ वर्ब लगाना है उसके पहले देखना है। अच्छा, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी क्या हम लगा दे। अभी तो आपको हैज दिख रहा है ना, सपोज डेट ये आपको हैज नहीं दिखेगा और यहाँ पे आपको वर्ब फिल करना है, तो आपको जहाँ वर्ब फिल करना है, आपको जहाँ वर्ब फिल करना है, ओके, आपको जहाँ वर्ब फिल करना है वहीं पे क्या करना है, आपको जहाँ वर्ब फिल करना है वहीं पे आपको दिमाग लेके जाना है कि अच्छा हम उसके पहले जो भी चीज़ लगा हुआ है, जो भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग, जो भी जैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इधर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 क्या कहता है, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई का, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, ओके, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, यू भी सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू ही होता है, ठीक है, हमेशा दिमाग में रखना है। ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, सी सब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है, इट ऑब्जेक्टिव है, इट भी, सॉरी इट सब्जेक्टिव है, इट भी ऑब्जेक्टिव है, दे सब्जेक्टिव है, देम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इसका यूजेस पढ़ लेते हैं। आफ्टर द प्रीपोजिशन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज, जैसे दिस इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन, बिटवीन क्या है यहाँ पे यूज हो रहा है, बिटवीन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम अभी हम पढ़े कि जैसे ही हमको प्रीपोजिशन दिखेगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, और एंड जो है वो अपने बाद भी वैसा ही लेता है जैसा उसके पहले। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव रहता है तो सब्जेक्टिव लेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्जेक्टिव लेगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नन, नन बट, ठीक है, बट का, बट जो है, बट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बट दो तरह से ट्रीट किया जाता है। बट पहली बात तो कंजक्शन की तरह भी ट्रीट होता है और सेकेंड वे में बट जो है आपका प्रीपोजिशन की तरह भी बिहेव होता है। ओके, जब कंजक्शन की तरह बिहेव होता है उसका मतलब होता है लेकिन,
लेकिन जब प्रीपोजिशन की तरह बिहेव होता है तो उसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। नन बट हिम गोइंग टू द पार्टी, कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई मतलब किसी के अलावा वो भी गया था, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है। राइटिंग पे नहीं जाना है, समझाने के मैटर पे जाना है। ओके, नन बट हिम यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम क्या लिख दिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दिए। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 कहता है ना कि व्हेन द पास्ट टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस देन वी यूज सिंपल पास्ट। ठीक है, जैसे आपको पास्ट टाइम हो गया यस्टरडे। ठीक है, ये जैसे आपको सेंटेंस में दिख गया, आपको सिंपल पास्ट आगे लगा देना। जैसे आई हैड गॉन देयर यस्टरडे, कोई बच्चा को दिमाग में चमका, अच्छा यहाँ पे तो पास्ट टाइम दिया हुआ है, पास्ट टाइम दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, हैड गॉन लगाएंगे। नहीं, हैड कट जाएगा, आई गॉन देयर यस्टरडे हो जाएगा। सॉरी, आई गॉन देयर नहीं हो जाएगा, आई वेंट देयर यस्टरडे हो जाएगा। ओके, आई गॉन देयर नहीं हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। फिर बोला जा रहा है इन द सेंटेंस पास्ट टाइम यूज, सो वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस इन द सेंटेंस। ओके, मतलब इसमें सिंपल पास्ट मतलब सॉरी पास्ट वाला क्या दिया हुआ है, टाइम का वर्ड दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग रूल नंबर 15 पे मूव करते हैं। इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम। ठीक है, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम क्या कहता है, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम का रूल हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज हाई टाइम हो गया आपका और इट इज टाइम हो गया। ठीक है, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। इसमें हम लोग दो रूल पढ़ेंगे, एक तो सब्जेक्ट के बाद आएगा और एक आपका टू प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टू प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम V1 यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद अगर आ रहा है, सॉरी इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो हम V2 यूज़ करेंगे, और इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर टू आ रहा है तो V1 यूज़ करेंगे। इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको तो याद करने का ज़रूरत ही नहीं है कि टू आएगा तो V1 लगाएंगे। दिमाग में होना चाहिए कि इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ टाइम हो, अगर प्रीपोजिशन टू आ रहा है टू के हमेशा बाद जो है वो हम V1 फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है, बस सब्जेक्ट आ रहा है तो V2 फॉर्म ये लगाएंगे, ये दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, आई आपको उतना तो इंग्लिश आता होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बोला जा रहा है आफ्टर इट इज टाइम। ठीक है, इट इज हाई टाइम वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करेंगे वो भी लिखा हुआ होगा। व्हेन द सब्जेक्ट इज डायरेक्टली कम, पहले ही बता चुके, और इसके पहले वाला वीडियो जो हम अपलोड किए उसमें ही बता चुके। बट आफ्टर इट इज हाई टाइम एंड इट इज टाइम, अगर टू यूज किया हुआ है देन वी यूज द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म हमेशा V1 को ही बोलते हैं। V1 को क्या बोलते हैं हम, बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज हाई टाइम, एक मिनट, इट इज हाई टाइम जैसे ही दिखा इसको सर्कल करेंगे। इट इज हाई टाइम दिखा हम इसको सर्कल करेंगे। इट इज टाइम दिखा हम इसको सर्कल करेंगे। इट इज हाई टाइम दिखा इसको हम सर्कल करेंगे। आप देखेंगे कि अच्छा इसके बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। और हम दिव्या इंग्लिश जोन में पढ़े हैं कि अगर सब्जेक्ट आता है तो V2 फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए, V2 लगा दिए। टू आ गया, टू प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए V1 यूज कर दिए। टू है इसीलिए रियलाइज हो गया। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। इट इज हाई टाइम यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू वर्क हार्ड। इट इज टाइम सी रियलाइज। इट इज टाइम टू वर्क। इट इज टाइम टू रियलाइज। टू सी यू, इस पे फोकस करना। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। बच्चा क्या करता है ना, अपने दिमाग में रट लेता है, चाहे इट इज हाई टाइम दिखा हमको V2 लगाना, बट ये कंसिडर ही नहीं करके चलता है कि टू लगा हुआ है। ये भी रट लेता है कि टू के बाद हमको V1 लगाना है, बट आपको रटना नहीं, आपको समझना है कि टू जो है वो प्रीपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है, और आफ्टर द प्रीपोजिशन वी यूज बेस फॉर्म, इसीलिए हम लोग V1 लगाते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है when टू नाउन इज कनेक्टेड विद द सेम प्रीपोजिशन। ठीक है, सेम प्रीपोजिशन के साथ आपको दो नाउन जुटा हुआ दिख जाए तो दोनों नाउन जो है वो सिंगुलर होता है। कंसीडर ये करना है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका नाउन है और ये नाउन है। ठीक है, सेम नाउन अगर सेम प्रीपोजिशन से दो नाउन अगर जुटा हुआ है, ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा, दोनों नाउन सिंगुलर हो जाएगा। दोनों नाउन किस फॉर्म में होगा आपका, सिंगुलर होगा। ये भी किस में होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे विलेज, विलेज क्या है यहाँ पे, नाउन है। ये भी विलेज क्या है, नाउन है। ठीक है, बट ये आफ्टर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। विलेज आफ्टर विलेज, यहाँ पे अगर कोई आपको दे दे लिख के विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं हमको दिव्या मैम पढ़ाई है कि अगर दो सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुटा हुआ हो तो हम उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते हैं, तो हम इसको क्या बना देंगे, हम इसको सिंगुलर बना देंगे। और जब आप इसको सिंगुलर बना देंगे तो क्या बन जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज। ओके, चलिए, जैसे बोला गया सिटी आफ्टर सिटी, ये आफ्टर से दो नाउन जुटा हुआ इसलिए दोनों सिंगुलर है। ओके, पेज आफ्टर पेज वाज रिव्यूड मल्टीपल टाइम, इस पे ध्यान ही नहीं देना है, बस दिमाग में रखना है कि एक प्रीपोजिशन से जुटा हुआ है, दोनों सेम नाउन है, इसीलिए हम दोनों को क्या कर दिए, सिंगुलर रखे हैं। ओके, चलिए वी मूव ऑन द 17 पॉइंट, सॉरी रूल नंबर 17, डिफरेंस बिटवीन मेल फीमेल एंड मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैन और वुमेन को जो है ना, वो प्रोफेशन को शो करता है। मैन और वुमेन किसको शो करता है, प्रोफेशन को शो करता है। और मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जो है वो उसके यूजेस को शो करता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल आर यूज टू शो देयर यूजेस। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे यूजेस शो करेंगे, कैसे प्रोफेशन, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैन सोल्डर, ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़े हैं, ये ऐसा सोल्जर है जो मैन प्रोफेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब ये मैन है जो एक प्रोफेशन को शो कर रहा है, वो सोल्जर है। मैन बेल्ट, मतलब ये बेल्ट जो है वो यूज में आने वाली चीज़ है ना, बेल्ट को क्या करते हैं लोग, सोल्जर को यूज करते हैं, नो, वो प्रोफेशन को शो कर रहा है, सोल्जर है। ठीक है, बट बेल्ट को क्या करता है आदमी, यूज करता है, तो इसीलिए मेल बेल्ट लगाए हैं। ठीक है, फीमेल डॉक्टर है, फीमेल हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसी मतलब कि ऐसी डॉक्टर है जिसको कौन यूज करती है, जो किसके द्वारा यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 क्या कहता है, यूजेस ऑफ ए एंड द पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड जो है वो डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो रहा है, जैसे वॉच हो गया आपका, यार्क हो गया जो आप पढ़े होंगे बचपन में, तो इसके आगे हम आर्टिकल और ही लगाते हैं, ये नहीं कि वॉच है। ठीक है, पढ़ने प्रोनाउंसिएशन देंगे, जैसे ही देखेंगे कि अच्छा वाई डब्ल्यू से स्टार्ट किया हुआ है और यार्क है। ठीक है, डब्ल्यू से स्टार्ट है और वाई से स्टार्ट है, तो हम आर्टिकल और लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस में आपको दिखेगा। अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ लगाते हैं। सीरीज ऑफ माउंटेन में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ माउंटेन में लगाते हैं, डेज में लगाते हैं, गर्ल्स में लगाते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड में लगाते हैं, कैनाल्स में लगाते हैं, एरोप्लेन में लगाते हैं, शिप में लगाते हैं, प्लेन्स के नाम में लगाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के नाम में लगाते हैं, डिजर्ट के नेम के साथ लगाते हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेस के नेम के आगे लगाते हैं। ठीक है, ये आप दिमाग में रख लीजिए, मतलब गवर्नमेंट ब्रांचेस से एग्जाम में बढ़ के क्वेश्चन आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, रिवर के नेम के आगे द लगाते हैं, ओशन के नेम के आगे द लगाते हैं, सीज के नेम के आगे द लगाते हैं, एंड थिंग्स विच आर यूनिक। और कोई भी चीज़ अगर यूनिक है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर्टिकल ड से उसको स्पेसिफिक बना देते हैं, आर्टिकल ड से उसको स्पेसिफिक बना देते हैं। और जैसे ही हम द लगा दिए स्पेसिफिक बन गया, मतलब ऑटोमेटिक क्या बन गया, यूनिक बन गया। ओके, जैसे बोला जा रहा है, एक मिनट, बोला जा रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट माउंटेन रेंज, जब हम माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो आर्टिकल द यूज़ करते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। लेकिन जब हम लोग माउंटेन पिक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल द नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम के क्वेश्चन में दिखा था हमको, इसीलिए हम क्या कर दिए, अपने PDF में डाल दिए। ठीक है, मतलब अपने PPT में डाल दिए। जैसे द यूनाइटेड स्टेट लिख सकते हैं, द UK लिख सकते हैं, द USSR लिख सकते हैं, द UAE भी लिख सकते हैं, द नीदरलैंड भी लिख सकते हैं, द मालदीव्स भी लिख सकते हैं, द फिलीपींस भी लिख सकते हैं, बट वी आर नॉट यूज
आर्टिकल विद द नेम ऑफ, हम द इंडिया नहीं लिख सकते हैं, द जापान नहीं लिख सकते हैं, द चाइना नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए अपने देश के साथ इंडिया के नेम के साथ कभी भी द नहीं आता है, जापान के नेम के साथ कभी भी द नहीं आता है, चाइना के नेम के आगे कभी भी द नहीं आता है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट रूल, दिस इज द इज यूज्ड एज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया द ग्रेटेस्ट। जैसे ही आपको ग्रेटेस्ट दिख गया कहीं पे, आप बोलेंगे अच्छा ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम में भर भर के से क्वेश्चन आते हैं। द इज यूज इन द केस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री भी लगाते हैं, ठीक है, इससे भी भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। द हायर यू गो, यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है, द हायर यू गो, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप ठंडा हो जाएंगे, ठीक है। जिसके पास सपोज डेट ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कम नॉलेज है तो आपको लगेगा कि हाँ यू हैव बहुत सारा नॉलेज, ठीक है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन जिनके पास नॉलेज होता है वो क्या होते हैं, एकदम शांत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको आ रहा है हिनू या शीनू, ठीक है। इसीलिए कभी कभी बोला भी जाता है कि आपको सब कुछ आते हुए भी चुप रहना जरूरी है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि द हायर यू गो द कूलर इट इज, द हायर यू गो द कूलर इट इज, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे ही आप क्या हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 19 पढ़ेंगे। रूल नंबर 19 क्या कहता है, सिंगुलर और प्लूरल। ये इसका हम वीडियोस पिछले वाले में भी डाले हैं, ठीक है, वहाँ पे और अच्छे से समझा दिए हैं। डॉर्माउस है, ये क्या है, सिंगुलर है। जैसे ये आपको याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये पता ही नहीं है कि अच्छा यहाँ पे डॉर्माउस लिखा हुआ है और यहाँ पे डॉर्माइस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिख दिया है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिख दिया है, समझना है, ठीक है। आप अब किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि डॉर्माउस जो है वो सिंगुलर है, तो वो प्लूरल वर्ब को क्या समझेगा, वो तो समझेगा अच्छा सही है, ईरर मार्क कहाँ है, नो ईरर करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिसको पता है कि ये सिंगुलर है, जिसको पता है कि ये सिंगुलर है, मतलब सपोज डेट कि जिसको पता है कि डॉर्माउस जो है वो सिंगुलर है, तो वो क्या करेगा, वो नो ईरर लगाएगा, सॉरी ईरर लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉर्माउस है तो प्लूरल आएगा नहीं, क्या यहाँ पे सिंगुलर आएगा नहीं, तो वही है, डॉर्माउस सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और डॉर्माइस प्लूरल सब्जेक्ट है। मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैन प्लूरल सब्जेक्ट है। फुट सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिट प्लूरल सब्जेक्ट है। माउस सिंगुलर सब्जेक्ट है, माइस प्लूरल सब्जेक्ट है। गूस सिंगुलर सब्जेक्ट है, गीस प्लूरल सब्जेक्ट है। तुथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, टिथ प्लूरल सब्जेक्ट है। लाउस सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइस प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हमको कंसीडर करके चलना है डॉटर, कमांडर और सिस्टर। जैसे ही आपको दिख गया, आप पढ़े होंगे कि प्लूरल हम बनाते हैं, आप पढ़ोगे जैसे कहीं पे डॉटर इन लॉ, जब हम नेक्स्ट वीडियो का रूल बनाएंगे उसमें लिखेंगे, ये कम्प्लीटली अच्छा ही है, पूरा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रूल आता है इसमें मेंशन है, ठीक है। वहाँ पे हम डॉटर इन लॉ को डॉटर्स इन लॉज लिख देते हैं, मतलब हम इसमें एस नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लगता है, लेकिन हमको सिंगुलर और प्लूरल बनाना है तो मेन सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, SKIS लगाते हैं। तो डॉटर इन लॉ का क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। इसको दिमाग में आपको रख लेना है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब है अर्निंग, अर्निंग्स, बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हिज अर्निंग्स आर नॉट सफिशिएंट टू हिज चाइल्ड नीड्स, ठीक है। उसकी कमाई, अर्निंग्स किसको शो कर रहा है, कमाई को शो कर रहा है, ठीक है। उसकी कमाई जो है वो सफिशिएंट नहीं है उसके बच्चों के नीड्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर 21 पढ़ेंगे। यू हैव टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन इन द सेंटेंस, ठीक है। ये इस वे में लिखा हुआ है कि आप पढ़े और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आई नो वेरी वेल यू हैव लॉट्स ऑफ PDF ऑफ लॉट्स ऑफ टीचर, ठीक है, लेकिन आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं कि हम आपको ईजी फॉर्म में लिख के दे दिए हैं, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है ही कैन डू एंड हैज डन इट, यही आपको सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ही कैन एंड हैज डन इट। तो आपको समझना ये है कि हैज के साथ तो हम भी3 यूज करते हैं, नो डाउट, हैज के साथ तो हम भी3 यूज करते हैं, लेकिन कैन के साथ तो हम भी1 यूज करते हैं, और इसका तो वर्ब आया ही नहीं है मेरे पास, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ही कैन डू एंड हैज डन
इट। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, कैन के लिए भी वर्ब आ गया है, ठीक है, और हैज के लिए भी V3 आ गया है। अब जाके ये क्या हो गया, सेंटेंस सही हो गया, ठीक है, ये समझना था। आई हैव नेवर डन एंड विल नेवर डू इट, यहाँ पे हैव के लिए V3 आया है और विल के लिए क्या आ गया है, V1 आ गया है। क्यों? क्योंकि विल जो है वो मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद V1 आता है, ठीक है, ये समझते हुए चलना है आपको। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, ये सेंटेंस समझने वाली है, जैसे लिखा हुआ है आई कैन एंड विल डू इट, तो आप बोलोगे मैम आपने कोई बच्चा बोलेगा मैम आपने आई कैन डू एंड विल डू इट नहीं लिखा, तो बाबू समझने वाली बात है कि आई कैन डू एंड आई विल डू इट नहीं लिखा सकता है। क्यों? आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये सेंटेंस भी सही है। पूछे क्यों? क्योंकि डू जो है वो दोनों को कंसीडर कर दे रहा है, कैन के साथ भी V1 लगता है और विल के साथ भी V1 लगता है, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है। ओके, अगर कोई भी वर्ब यहाँ पे रहता है कैन के एक्सेप्ट कैन, अगर वहाँ उसके साथ V3 यूज होता है, ठीक है, तो आप क्या करते, V3 यूज होता है या VING फॉर्म होता तो आप उसके लिए अलग वर्ब लगाते, ठीक है, उसके सुटेबल सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैन के साथ भी V1 यूज होता है और विल के साथ ऑलरेडी V1 यूज होता है, तो हम एक V1 लगा के भी काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंड से जुटा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 क्या कहता है, वी हैव 3 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग आर सेम, ठीक है, हम लोग के पास 3 वर्ड है और तीनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, भी ही बोलते हैं। टू का मतलब भी भी होता है, एज वेल का मतलब भी भी होता है और ऑल्सो का मतलब भी होता है, बट इनके यूजेज में डिफरेंस है और इसे एग्जाम में बढ़ बढ़ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टू और एज वेल को हम सब्जेक्ट के लास्ट में यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? टू और एज वेल को हम सब्जेक्ट के लास्ट में यूज कर सकते हैं, सॉरी सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन बट ऑल्सो को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आई हैव ब्राउट अ बैग टू, अभी तो हम पढ़े हैं टू और एज वेल को जो है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं, तो क्या सेंटेंस सही है? तो हाँ, लास्ट में यूज किया सही है। आई हैव बाउट अ बैग एज वेल, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर यहीं पे लिख देता, सेंटेंस लिख देता, समझिएगा पहले, आई हैव ऑल्सो बाउट, सॉरी आई हैव ऑल्सो नहीं, यहाँ पे नहीं लिखता, आई हैव बाउट अ बैग ऑल्सो, तो क्या सही हो जाता? नहीं, दिव्या मैम पढ़ाई है कि ऑल्सो जो है वो सेंटेंस के लास्ट में कभी नहीं आता है, लास्ट में नहीं आ सकता है, इसीलिए हम ऑल्सो क्या लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। तो आई हैव ऑल्सो बाउट अ बैग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 क्या कहता है, जैसे वर्ड आपका हो गया इक्विपमेंट हो गया, क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, बैगेज हो गया, फिर से बोलिएगा एक बार, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, बैगेज हो गया, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए अब आपको पता है कि जो भी नाउन अनकाउंटेबल है, पहले तो हम अनकाउंटेबल के बारे में जैसे समझ लेते हैं। सपोज डेट ये अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल को पहले तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जब हम इसको प्लूरल भी नहीं बना सकते जिसके साथ ए और एन भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ए लगा के हम क्या कर देते हैं, एक को बता देते हैं, ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, तो क्या हम इसके साथ आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, और ना ही इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। तो कौन सा वर्ब लगेगा? जब प्लूरल वर्ब लग ही नहीं सकता तो ऑफकोर्स सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ओके। जैसे बोला गया हिज लगेज, हिज लगेज हो गया, हिज लगेज के साथ क्या यूज हो गया, सिंगुलर वर्ब यूज हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं ऑलवेज, ये अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, फर्नीचर भी है, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ फर्नीचर सेट ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ हाउस, ठीक है। हम लोग जैसे घर में फर्नीचर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा घर जो है वो डेकोरेटेड फॉर्म में दिखे। अब रूल नंबर 24, रूल नंबर 24 कहता है ना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। एक 2 टाइप में सेंटेंस आएगा, एक आपका इफ क्लाउज होगा जिस सेंटेंस को इफ से स्टार्ट होगा, और एक मेन क्लाउज होगा जो आपका मेन सेंटेंस होगा, ठीक है, कि आप ये करोगे तो ये होगा, ठीक है।
एक सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में होगा तो V1 के साथ एस और एस लगाएंगे। ठीक है, डू डज के साथ V1 लगाएंगे और इज आर एम के साथ अब V3 लगाएंगे। मतलब सिंपल पास्ट में होगा तो ये यूज़ करेंगे। बट अगर मेन क्लाउज में होगा, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर लगेगा, विल फ्यूचर हो गया। ठीक है, शैल, कैन, मे, मस्ट, ये सब क्या है, ये सब आपका मॉडल है। और मॉडल के बाद हम हमेशा क्या, कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, V1 यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट है। इफ क्लाउज में जैसे आपको मेन क्लाउज में वुड प्लस V1 दे दिया, कुड, माइट प्लस शुड प्लस V1 दे दिया, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई ये तो कंडीशनल सेंटेंस है और ये इफ वाला क्लाउज में कोई और क्या कर दिया, वर्ब दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ वाला क्लाउज है, मेरा मेन क्लाउज में क्या कर दिया है, वुड प्लस V1, कुड, माइट या शुड प्लस V1 दे दिया है। तो हमको सिंपल पास्ट इफ वाले क्लाउज में या तो V2 लिखा हुआ रहेगा तो सही है, वाज वर्ड V3 भी लिखा हुआ रहेगा तो सही है, या फिर डिड प्लस V1 भी लिखा हुआ है तो सही है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है अगर बच्चा रट लेता है कि जैसे ही उसको वुड मिल गया आगे देखता ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल पास देखने चला जाता है। लेकिन नहीं, वुड प्लस हैव प्लस V3 अगर लगा हुआ है, हैव प्लस V3 को भी कंसीडर करके चलना है। ठीक है, इनके साथ क्या लगा हुई, और ये सब हमारे पास्ट मॉडल है। ठीक है, पास्ट मॉडल फॉर्म है, इसीलिए इनके साथ V1 लगाए हैं। लेकिन ये क्या है, ये भी मॉडल है, बट अगर इसके बाद हैव लगा हुआ है तो V3 फॉर्म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हैव के साथ V3 फॉर्म आता है। ठीक है, ये वुड के लिए भी V3 नहीं आया है, हैव के लिए V3 आया है, इतना आपको कंसीडर करके चलना है। और पास्ट परफेक्ट, हमको इफ वाले क्लाउज में क्या दिखना चाहिए, पास्ट परफेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इफ आई स्टडी, इफ आई स्टडी किसको शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, इसीलिए आई विल पास द एग्जाम। अगर आप पढ़ोगे, पहला काम क्या है, कंडीशन क्या है, मम्मा कैसे बोलती है कि बेटा आप पढ़ोगे तभी हम आपको नया साइकिल दिलवाएंगे, न्यू बाइसिकल दिलवाएंगे। ठीक है, न्यू साइकिल दिलवाएंगे, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो मम्मी कंडीशन क्या दे रही है, पहले पढ़ाई का, कि बेटा पढ़ाई करोगे तभी हम साइकिल दिलवाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये काम करोगे तभी हम ये साइकिल दिलवाएंगे। ठीक है, तो यही है, इफ आई स्टडी, अगर हम पढ़ेंगे तभी, आई विल पास द एग्जाम, तभी हम पास कर पाएंगे। पहले पढ़ेंगे तभी पास कर पाएंगे। मेन क्लाउज क्या है, पास करना। एग्जाम में सबका मेन पर्पस क्या होता है, पास करना। तो टीचर क्या बोलते हैं, बेटा तुम जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पास कैसे करोगे, पढ़ना पहला है, उसके बाद आपका मेन क्लास तो पास करना है। ठीक है, इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम, यहाँ पे क्या है आपका सिंपल पास्ट है, यहाँ पे क्या है आपका सिंपल पास्ट है। ठीक है, आई वुड पास द एग्जाम। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आ गया, है प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, आई वुड हैव पास द एग्जाम। ओके, रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 कहता है ना, रूल नंबर 25 को डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे आपका इच है, एवरी है, इधर है या नीदर है। ठीक है, ये अगर इसके बाद अगर डायरेक्टली सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्टली सब्जेक्ट आ रहा है तो हम इस सब्जेक्ट को सिंगुलर में लिखेंगे। बट अगर यही इच, एवरी, इधर, नीदर के बाद अगर ऑफ आ जा रहा है तो हम यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इनके केस में भी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, इसके केस में भी वर्ब जो है वो, सॉरी हाँ, इस केस में भी वर्ब जो है वो सिंगुलर ही है। बस आपको ये कंसिडर करके चलना है कि अगर इच, एवरी, इधर, नीदर के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है डायरेक्टली तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सॉरी डायरेक्टली सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और अगर इच, एवरी, इधर, नीदर के बाद ऑफ लगा हुआ है तो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, जैसे आफ्टर इच ऑफ द एंड वन ऑफ द वी यूज प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, बट सिंगुलर वर्ब। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया ही इज, यहाँ पे वन ऑफ द लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे रूल हमको इच ऑफ द, अच्छा वो भी सही है और कोई दिक्कत नहीं है, इच ऑफ द है, इच ऑफ द है,
या फिर वन ऑफ द है, ठीक है। ईच ऑफ द हो या वन ऑफ द हो, इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरली आता है, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब सिंगुलर क्यों आता है, क्यों, क्योंकि ही इज वन ऑफ द मैन, बहुत सारे मैन में से उसको हम एक को कंसिडर करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है हमारा प्लूरल वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द मैन हु थिंक्स हो जाएगा, हु थिंक नहीं होगा, हु थिंक्स हो जाएगा, डैट दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, सॉरी यहाँ पे केस, हाँ अगर ये हु नहीं रहता तो यहाँ पे हम थिंग्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हु है, हु वाला केस अभी हम आपको पढ़ाए नहीं, चलो पढ़ लेते हैं, हम देखे नहीं थे उसमें। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन कहता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि मेरे पहले जिस टाइप का सब्जेक्ट रहेगा, मेरे पहले अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे बाद भी वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, और अगर मेरे पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के केस में। बट हम आपको बस ये मेरा रूल कह रहा था कि ईच ऑफ द हो, मेरा रूल क्या कह रहा था, मेरा रूल कह रहा है कि ईच ऑफ द हो या फिर आपका वन ऑफ द हो, उस केस में हम प्लूरल सब्जेक्ट तो लेते हैं बट वर्ब सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ईच ऑफ द या फिर आपका वन ऑफ द, ठीक है, इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, सॉरी पहले तो इसके पास सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा हमेशा, और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और अगर इसके बाद हु लगा हुआ है, विच लगा हुआ है, या फिर आपका डैट लगा हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे हु है, विच है, डैट है, और अभी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, कि एंटी मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कहता है मेरा एंटीसीडेंट जैसा आप सब्जेक्ट है वैसा ही हम वर्ब लाएंगे, तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पहले तो पढ़े हैं कि ईच ऑफ द के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में जब उसको प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहा है तो वर्ब भी कैसा लेगा, ऑफ कोर्स प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे आ गया सी इज वन ऑफ द, हु लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है रिलेटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है आपको, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए, प्लूरल वर्ब लगा दिए। यही आपका अगर हु नहीं होता, किसी सेंटेंस में हु नहीं होता, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम वर्ब लगाते हैं, नहीं, हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, वन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो उस केस में क्या आ जाता है, सिंगुलर वर्ब आ जाता है। जैसे आप लिख लीजिए ना, जैसे आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थिंग्स आ जाएगा, ठीक है, डैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो सोचती है कि हर चीज़ उसके लिए क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम रूल को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स रिवाइज वन बाय वन रूल, ओके। एज वेल एज, नॉट और पजेसिव केस, बोथ के बाद जो है, बोथ के केस में 3 रूल पढ़े हैं, तो बोथ के केस में एज वेल एज यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, बोथ के केस में एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट जो है वो बोथ के साथ यूज़ नहीं होता है, बोथ के साथ हम कभी भी नॉट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और पजेसिव केस जो है वो ऑल के केस में हो या बोथ के केस में हो, हमेशा पजेसिव केस इन दोनों के बाद ही में ही आता है, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि यूनिट पे बेस्ड है, कि नंबर यूनिट नाउन दिखे या नंबर यूनिट एडजेक्टिव दिखे, यूनिट हमेशा क्या होगा, यूनिट आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। जैसे 10 इंचेस स्नेक है, आपका क्या है, 10 इंचेस स्नेक है, 10 इंचेस स्नेक है, ठीक है। या फिर 10 ईयर्स ओल्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव को शो कर रहा है, यहाँ नाउन को शो कर रहा है, यहाँ नंबर को शो कर रहा है, ये भी नंबर को, बट यहाँ पे यूनिट को शो कर रहा है, इसलिए हमारा ये यूनिट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इंडेफिनिट यूनिट को शो करेगा अगर, ठीक है, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखाएगा, जैसे लैक ऑफ होगा,
या फिर थाउजेंड्स ऑफ लैक ऑफ्स होगा, या फिर 1000 थाउजेंड्स ऑफ होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ और लैक्स ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा वाला पहले आएगा और बड़ा वाला बाद में जाएगा, ठीक है। रैंडम यूनिट के केस में क्या होता है, प्लूरल बनाने के लिए हम SEIS पीछे लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं। तो ग्लास फुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, ग्लास फुल्स हो जाएगा। स्पून फुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है सिंस और फोर का यूजेस पढ़ लेते हैं। सिंस और फोर का यूजेस क्या है कि सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज करते हैं, और फोर को किस पे यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं। ओके, सिंस जो है वो जैसे फिक्स टाइम में है, 2011 हो, जनवरी हो, चाइल्डहुड हो, या फिर शिफ्टेड टू दिल्ली हो, ये क्या कर रहा है, आपको फिक्स्ड टाइम दे दिया है, इसीलिए हम इसके साथ सिंस यूज किए हैं। ड्यूरेशन है 10 ईयर है, 6 मंथ है, 6 आवर है, ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, इसलिए हम 4 लगा दिए हैं। यहाँ पे 6 मंथ लगा था, ड्यूरेशन को शो कर रहा था, इसलिए हम इसके साथ 4 लगाए। यहाँ पे लास्ट वीक को शो कर दिया, फिक्स टाइम को, इसलिए हम इसके साथ सिंस लगाए हैं, ठीक है। आप अपना रूल पढ़ लीजिएगा फिर से, ठीक है। देख लेते हैं एक बार अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप स्माइलिंग इन एनी सिचुएशंस, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं, @दिव्या इंग्लिश जोन, दिव्या इंग्लिश जोन पे, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।